नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। बीए थर्ड सेमेस्टर में अगर आप हैं और इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है तो आपको ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा पढ़ना पड़ता है। ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा को समझने से पहले टाइप्स ऑफ ड्रामा, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना होता है। यूनिट नंबर 1 में मैंने आपको समझाया था। यूनिट नंबर 1 की पहली क्लास आपने देखी, दूसरी क्लास आपने देखी, आज की वीडियो के माध्यम से आप तीसरी क्लास देखेंगे। हम लोगों ने ड्रामा टाइप्स पढ़ रहे थे, क्योंकि ड्रामा टाइप्स आपके यूनिट नंबर 1 का नाम है। उसमें हम लोगों ने क्या चर्चा करा बेटा? ट्रेजेडी एंड टाइप्स। हमने ट्रेजेडी समझा, नहीं त्रासदी क्या होती है। हमने समझा कि कॉमेडी एंड टाइप्स, यानी कॉमेडी क्या होती है, कॉमेडी के बारे में समझा, ठीक है। और उसके बाद में हमने ट्रेजी कॉमेडी भी उसी कॉमेडी वाले चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में हमने आपको बता दिया था कि जहां पर त्रासदी और कॉमेडी दोनों का एक प्रकार से मिला जुला रूप होता है, वहां पर ट्रेजी कॉमेडी होती है। तो ये तीसरे चैप्टर में हम चर्चा कर सकते थे, लेकिन वहां पर मैंने उसी वीडियो में बता दिया था सेकंड वाले चैप्टर में। आज का जो वीडियो होगा इसमें हम लोग चर्चा करेंगे आपका इकाई नंबर फर्स्ट के चैप्टर संख्या 3 के बारे में, ठीक है। और मैं अपने हिसाब से चीजों को, एक एक टॉपिक को जो इंपॉर्टेंट है उनको बताते हुए चलूंगा। आज का जो टॉपिक होगा आपका चैप्टर नंबर 3 में एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा, यानी कि एक्सप्रेशनिस्ट नाटक कह सकते हैं इसको, हिंदी में अभिव्यक्तिवादी नाटक कह सकते हैं। जिसमें ऐसा नाटक बेटा जिसमें होता क्या है कि हम, जैसे नाटक में क्या होता है, अभिनेता मेन चीज होती है। अभिनेता मतलब एक्टिंग। जैसे कोई मंच पर कोई व्यक्ति है, वह व्यक्ति अपना एक्टिंग कर रहा है, हाथ हिला रहा है, पैर हिला रहा है, यानी फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है। तो इसमें होता कि फिजिकल एक्टिविटी पर कम ध्यान दे करके एक इमोशनल एक्टिविटी पर ध्यान देते हैं, जो आपके अंदर भावात्मक रिश्तों से, एक एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा यानी अभिव्यक्तिवादी नाटक इसे कहते हैं, क्योंकि आपकी आंतरिक चीजें क्या है उन चीजों पर फोकस करता है। बीए थर्ड सेमेस्टर ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा, शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा आप ये पीडीएफ मैंने तैयार भी किया है। पीडीएफ काफी बच्चे कह रहे गुरुजी पीडीएफ सेंड कीजिए, पीडीएफ आपका जल्दी ग्रुप में जाएगा। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, न्यू बैच स्टार्ट हो चुका 2026-27 का, तीसरी क्लास है, ठीक है। आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं परिभाषा इसकी, किसकी? एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा होता क्या है बेसिकली। तो इसकी परिभाषा मैंने तैयार की हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। वहां पर आपको थोड़ा कम दिख रहा था, आपने जो वीडियो देखी गुरु, आपने कमेंट किया गुरुजी थोड़ा सा कम दिख रहा था, तो मैंने इसीलिए थोड़ा सा इसको बड़े बड़े शब्दों में लिख करके व्यवस्थित कर दिया, ताकि आपको समझ में सब चीजें आ जाएं और बहुत ही बारीकी के साथ आप चीजों को समझ पाए, ठीक है। और मैंने बहुत ही बेहतर अंदाज में आपको समझाने का पूरा प्रयास जो है किया, 2 चैप्टर के मतलब कि 2 लेक्चर में। मैं आपको फिर से बताता हूं कि मैं कोई इंग्लिश का प्रोफेशनल टीचर नहीं हूं, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मेहनत करके कुछ चीजें समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो उसको आप समझिए, ठीक है। चलिए, सबसे पहली बात यह है, देखिए समझने का प्रयास करिए एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा होता क्या है। एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा इज अ थिएट्रिकल मूवमेंट that emphasize emotional experience rather than physical reality। तात्पर्य यह है, क्या कहता है कि एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा इज अ थिएट्रिकल मूवमेंट दैट emphasize इमोशनल एक्सपीरियंस रेदर देन फिजिकल रियलिटी। यानी एक्सप्रेशनिस्ट नाटक एक रंगमंचीय आंदोलन है। क्या है? एक थिएट्रिकल मूवमेंट है। दैट माने जो भौतिक, जो एम्फेसाइज इमोशनल एक्सपीरियंस रेदर देन फिजिकल रियलिटी। फिजिकल रियलिटी माने भौतिक यथार्थ। तो ये भौतिक यथार्थ के बजाय किस पर ध्यान देता है? भावात्मक अनुभव, यानी कि किस पर ध्यान देता है? इमोशनल एक्सपीरियंस पर ध्यान देता है, भावात्मक अनुभव को महत्व देता है, फिजिकल चीजों को महत्व नहीं देता है। ये महत्व किसको देता है? भावात्मक अनुभव को महत्व देता है, ठीक है। शुक्ला स्टडी पॉइंट के अनुसार एक परिभाषा अगर आप देखें तो आप इस परिभाषा को भी नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए, एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा, अभिव्यक्तिवादी नाटक कहते हैं हिंदी में। एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा पोर्ट्राइज लाइफ एज इट इज फेल्ट साइकोलॉजिकली एंड इमोशनली, नॉट एज इट अपीयर्स एक्सटर्नली। यानी कि एक्सप्रेशनिस्ट नाटक जीवन को वैसा प्रस्तुत करता है जो, या जैसा भावात्मक यानी इमोशनल और मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल रूप से महसूस किया जाता है। जैसा इमोशन या जैसा महसूस हम करते हैं मनोवैज्ञानिक तरीके से, और इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली जैसा हम महसूस करते हैं,
उसको वैसा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, ना कि जैसा वह बाहर से दिखाई देता है। बाहर से इसमें उतना मतलब नहीं होता है। इसमें मतलब किस पे होता है बेटा? इसमें मतलब होता है किससे? इसमें मतलब होता है आपका इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली। ये आप क्या महसूस करते हैं उसको बाहर प्रकट करने से मतलब होता है, जो आपके अंदर उस समय फीलिंग्स आ रही हैं उसको बाहर प्रकट करने से। ये होता है अभिव्यक्तिवादी नाटक, ठीक है। परिभाषा आपने समझी, फिर से आप एक बार परिभाषा देख लीजिएगा। ये दोनों परिभाषाएं आपको बहुत बेटर तरीके से समझनी चाहिए। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, इन सभी चीजों का पीडीएफ प्राप्त करना, ऐसे और भी टॉपिक दर टॉपिक ये लेक्चर्स आते रहेंगे इंग्लिश के। अगर आप कमेंट करके ये बताओ कि गुरुजी आप अच्छा पढ़ा रहे हो, मोटिवेशन दोगे तो मैं ऐसा और काम करूंगा आगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा तो बताइए, चूंकि इंग्लिश मैंने पढ़ाया नहीं है कभी, लेकिन आप लोगों का प्यार इतना आया, गुरुजी इंग्लिश हम कहाँ पढ़े। आपका सेकंड सेमेस्टर बहुत सारे बच्चों का बैक लगा, बहुत सारे बच्चे हमसे गुस्सा भी, गुरुजी आप इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ाते हैं। तो आप सभी के प्यार ने एक प्रकार से मुझे मोटिवेट किया कि मैं इंग्लिश को भी कुछ ना कुछ बताऊं, ताकि हमारे बच्चे फेल ना हो, हमारे बच्चों के नंबर कब ना आए। इसलिए मैं मेहनत करना शुरू कर दिया आपके लिए। तो आपको जुड़ना है हमारे साथ, जिनको भी जुड़ना जुड़ सकते हैं। 91 61 93 60 62 पर, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना है। क्या एसएमएस करना है? आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम, और आपकी सेमेस्टर में से थर्ड सेमेस्टर के लिए आप एसएमएस कर दीजिएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर एक स्कैनर भेजेंगे, जैसे आप एसएमएस करेंगे गुरुजी हमको कोर्स लेना है, हम आपके पास एक स्कैनर सेंड करेंगे, उसी पर आपको 100 रुपए फीस जमा करनी होगी। 100 रुपए फीस है आपकी, केवल इंग्लिश की नहीं, बल्कि इसमें हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, यानी 3 मेजर सब्जेक्ट आपके बेटा, ठीक है। 3 मेजर सब्जेक्ट, एक आपका माइनर सब्जेक्ट, ठीक है, और एक आपका को करिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। कौन सब्जेक्ट? को करिकुलर सब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो को करिकुलर सब्जेक्ट भी आपके लिए पूरी व्यवस्थित किया जाएगा, तो कहीं पर आपको भटकने की जरूरत नहीं है। बहुत ही बारीकी के साथ चीजें आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। सब कुछ आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैं समझाऊंगा, कहीं पर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा। सभी सब्जेक्ट की क्लास होगी, तैयारी होगी बेहतर अंदाज में। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, चैप्टर वाइज क्लास, पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लास, यूनिट, सब कुछ आपको मिलेगा। जैसे आपका जो नाटक वगैरह शामिल है आप में, ब्रिटिश अमेरिकन, उसको लेकर के एक एक दिन हर नाटक पर एक एक वीडियो में बना दूंगा, जिसको लेकर के आप हिंदी में समझाने का प्रयास करूंगा। जरूरी नहीं कि उसको अंग्रेजी में, उसको हिंदी में आप समझ लेंगे तो चीजें आपकी जब दिमाग में होंगी तो आप उसको एग्जाम में लिख पाओगे, जान पाओगे। तो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। इसको तुरंत एसएमएस कीजिए इस नंबर पर, तुरंत हमारे साथ जुड़ जाइए। तो हमने क्या समझा? हमने परिभाषा देख ली कि एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा जो होता क्या है। अब इसका विकास देख लेते हैं, किस किस युग में कैसा कैसा विकास हुआ है। इससे बाहर उससे क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है। जो बताऊंगा उसी से सबको संबंधित क्वेश्चन आएंगे, परेशान नहीं होना आपको। देखिए विकास, इसका विकास कैसे हुआ? डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा, ठीक है। एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा की अगर बात की जाए तो इसका विकास कैसे कैसे हुआ। देखिए एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा का विकास जर्मनी में 20वीं सदी की शुरुआत में हुआ, यानी 20th सेंचुरी की शुरुआत, यानी कब? 1900 के आसपास। देखिए 20th सेंचुरी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1901 ईस्वी से लेकर के जो 2000 ईस्वी तक का जो समय होता है, इसी को 19वीं शताब्दी कहते हैं, ठीक है, सॉरी 20वीं शताब्दी कहते हैं। 19वीं शताब्दी किसको कहेंगे? 1801 ईस्वी से लेकर के, ठीक है, 1801 से लेकर 1900 ईस्वी तक का समय काल, ये 19वीं शताब्दी कहा जाएगा, ठीक है। 20वीं शताब्दी ये कहा जाएगा। 21वीं शताब्दी कहा 2000 से जाएगी। अब क्या कौन शताब्दी चल रही है? 21वीं शताब्दी चल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा का विकास जो हुआ जर्मनी में 20वीं सदी की शुरुआत में हुआ, यानी कि 1901 ईस्वी या 10 ईस्वी के बाद से, और धीरे धीरे यह यूरोप व अमेरिका तक फैल गया, ठीक है। पहले कहां पर? जर्मनी से शुरू हुआ। जर्मनी देश कहां पर है? यूरोप में है। अब जर्मनी में फैला, फिर जर्मनी के आसपास के देशों में फैला, ठीक है, चूंकि उस साहित्य में, फिर अमेरिका तक चलता चला गया, ठीक है। और अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में इसके विकास को विभिन्न कालखंडों में समझ सकते हैं। एक एक कालखंड के बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं, बहुत ही बारीकी के साथ आपको चीजों को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले हम अंग्रेजी का जो सबसे पुराना काल होता है, जिसको हम कहते हैं उस समय क्या ऐसे नाटक लिखे जा रहे थे, या ऐसे नाटक थे या नहीं थे, तो इसका हम पूरा इतिहास, यानी इसका हम पोस्टमार्टम करेंगे, इसको समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार उस समय कौन से नाटक थे। ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जिसको आप ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहते हैं, हिंदी में प्राचीन अंग्रेजी युग कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो टाइम पीरियड इसका रहा है ओल्ड इंग्लिश पीरियड का, 450 ईस्वी से लेकर के 1066 ईस्वी तक का समय काल, ये आदिकाल, जैसे हिंदी में आदिकाल है, ऐसे अंग्रेजी में ओल्ड इंग्लिश पीरियड आप कह सकते हैं, ठीक है। हिंदी अंग्रेजी दोनों में मैंने लिख दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप चीजों को समझ पाए, ठीक है।
तो समय सीमा 450 ईस्वी से लेकर के 1066 ईस्वी तक। एडी माने एनो डोमिनी होता है, एडी माने ईस्वी यानी कि एनो डोमिनी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या था बेटा, आधुनिक मतलब कि आदिकाल में अंग्रेजी के नाट्य रूप विकसित नहीं था, केवल धार्मिक अनुष्ठान और काव्यात्मक संवाद जो था वो प्रचलित था, यानी कि ड्रामा वाज नॉट फुली डेवलप्ड। इसमें जो है ड्रामा फुल रूप से डेवलप नहीं था, यानी ड्रामा का कोई जो है ओरिजिन ही नहीं था, ड्रामा का उदय ही नहीं हुआ था। ओनली रिलीजियस रिचुअल्स एंड पोएटिक डायलॉग्स, यानी कि यहाँ पर क्या था, बस केवल धार्मिक अनुष्ठान और काव्यात्मक संवाद वगैरह हुआ करते थे, ड्रामा जैसा कोई जो है विधा नहीं थी, ठीक है। चर्च में प्रस्तुतियां होती थी, इन लोगों की जो संवाद होते थे इनका चर्च में प्रस्तुति होती थी, यानी कि परफॉर्मेंस वर हेल्ड इन चर्च, चर्च में इनकी प्रस्तुतियां हुआ करती थी, ठीक है, जो चीजें होती थी, यानी कि ड्रामा जैसा कोई शब्द यहाँ पर नहीं मिलता, ड्रामा का पूर्ण विकास नहीं हुआ था, ड्रामा का उदय ही नहीं हुआ था। उदाहरण के रूप में अगर समझे बेटा, एक उदाहरण मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इस समय जो था कुछ चीजों जैसे एवरी मैन, ठीक है, एवरी मैन जो है एक उदाहरण के रूप में, एवरी मैन आथर इसके जो है किसी पता नहीं कि किसने लिखा है इसको, लेखक अज्ञात है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, लेकिन ये रचना मिलती है एवरी मैन, कुछ ड्रामा टाइप की रचना है, लेकिन फुल ड्रामा नहीं कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, दूसरा युग आता है अंग्रेजी साहित्य में, उसका नाम है मिडिल इंग्लिश पीरियड, यानी कि जिसको आप मध्यकालीन अंग्रेजी युग कह सकते हैं। मध्यकालीन अंग्रेजी युग में हुआ कुछ ऐसा, इसका समय सीमा 1066 से शुरू होती, चूंकि यहीं से छोड़ा था, आदिकाल यहां तक चला, आदिकाल यानी कि उसके बाद फिर शुरू हुआ मध्यकाल। 1066 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी तक का जो समय काल है उसको मध्यकाल में अंग्रेजी साहित्य में जाना जाता है, ठीक है। आप हिंदी में भी देख सकते हैं इसी चीज को। आगे देखते हैं इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ बेटा, इसमें क्या हुआ, मॉरलिटी और मिरेकल प्ले का विकास इसमें आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। क्या मिलता है बेटा, डेवलपमेंट ऑफ मोरलिटी एंड मिरेकल प्लेज, यानी जो मोरलिटी और मिरेकल प्लेज होता है, ठीक है, ऐसे प्लेज यहाँ पर आपको दिखाई पड़ने लगते हैं मध्यकाल तक आते आते। इसके अलावा धार्मिक व नैतिक शिक्षा देने वाले नाटक भी आपको यहाँ पर लिखे जाने लगते हैं, यानी मोरलिटी वाले नाटक, जो मोरलिटी दिखते हैं, मिरेकल टाइप के नाटक यहाँ पर आपको दिखते हैं, ठीक है। धार्मिक और नैतिक शिक्षा देने वाले नाटक आपको भी दिखते हैं, यानी कि प्लेज डिलीवरिंग रिलीजियस एंड मोरल लेसन्स, यानी कि इस टाइप के आपको नाटक यहाँ पर देखने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, मिडिल काल में। इसके उदाहरणों में अगर देखें तो एक आध दो उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे कि ये उदाहरण है आपका द सेकेंड शेफर्ड्स प्ले, द सेकेंड शेफर्ड्स प्ले, ये रचना जो है इसके लेखक भी अज्ञात है, लेकिन ये रचना कुछ इस टाइप की रचना थी, कुछ नाटक से संबंधित थी, लेकिन पूर्ण रूप से इसको भी नाटक आप नहीं मान सकते। इसके बाद में अगला युग आता है एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज की अगर बात की जाए, तीसरा युग अंग्रेजी साहित्य का, एलिजाबेथन एज की अगर बात की जाए तो इसका समय काल रहा है 1558 ईस्वी से लेकर के 1603 ईस्वी तक। 1558 से 1603 ईस्वी तक का जो समय काल रहा है बेटा, कम से कम मान सकते हैं 50 सालों का समय इसका जो है जो रहा है। इस दौरान क्या हुआ, इस दौरान हुआ कुछ ऐसा कि अंग्रेजी नाटक का स्वर्ण युग इसी युग को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजी नाटकों का विकास शुरू हो गया। स्वर्ण युग यानी इसमें अंग्रेजी नाटकों का भरमार आप देखने को मिलेगा, खूब ज्यादा अंग्रेजी नाटक यहाँ पर लिखे जाने लगे। अंग्रेजी नाटक की भरमार यानी स्वर्ण युग आपको माना जाता है, यानी गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश ड्रामा, इंग्लिश ड्रामा का ये गोल्डन इरा या गोल्डन एज कहा जाता है, कौन सा, एलिजाबेथन एज को। दूसरी बात, यहाँ पर कैसे नाटक लिखे जा रहे थे, प्रेम पर नाटक लिखे जा रहे थे, ठीक है, प्रतिशोध पर, प्रेम माने की इसकी थीम क्या होती थी, लव पर तमाम नाटक पर, यानी रिवेंज, बदला लेने पर, प्रतिशोध, त्रासदी यानी ट्रेजेडी टाइप के नाटक बड़े लिखे जा रहे थे, ठीक है। इसके अलावा मानवीय संवेदना यानी कि ह्यूमन इमोशंस पर बहुत सारे नाटक लिखे गए। किन कौन कौन से मुख्य विषय क्या थे इसके, प्रेम, प्रतिशोध, त्रासदी, मानवीय संवेदनाएं, ये मुख्य विषय थे एलिजाबेथन एज नाटक की, ठीक है। एलिजाबेथन युग जो है इंग्लिश साहित्य का जो रहा है उसमें आप देखेंगे तो इस प्रकार के मुख्य विषयों पर नाटक लिखे गए। कौन कौन से, जो थीम रही है इसकी, थीम जैसे थीम ऑफ लव, रिवेंज, ट्रेजेडी एंड ह्यूमन बिहेवियर, इस पर नाटक लिखे गए, ठीक है। आगे बढ़ते थोड़ा सा, आगे देखेंगे फेमस प्लेराइट्स यानी कि प्रसिद्ध नाटककार, ठीक है। प्रसिद्ध नाटककार की अगर बात की जाए, इसके प्रसिद्ध नाटककार एलिजाबेथन एज में जो नाटककार रहे प्रसिद्ध नाटककार,
या उदाहरण जो रहे हैं, बेसिकली अगर आप देखेंगे, जैसे विलियम शेक्सपियर यहाँ पर सबसे दबदबा कायम करे हुए हैं विद्वान। विलियम शेक्सपियर का नाम अमर है। जैसे कि कालिदास हैं संस्कृत साहित्य के लिए, ऐसे ही अंग्रेजी साहित्य में विलियम शेक्सपियर जी का नाम लिया जाता है बड़े आदर से। हैमलेट, मैंने आपको प्रथम चैप्टर में हैमलेट के बारे में विस्तार से आपको बताया था। ऐसे ही मैकबेथ नाटक है आपका, ओथेलो, ये तीनों नाटक जो है इन्हीं का है, ठीक है, शेक्सपियर का ही है। ओथेलो, मैकबेथ और हैमलेट, इसको आप जो है उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। इस समय नाटक के बड़े बड़े इंपॉर्टेंट नाटक जो इंग्लिश साहित्य के वो लिखे गए, ठीक है, एलिजाबेथन एज में। ये एक्सप्रेशनिस्ट नाटकों में आ सकते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो की अगर बात की जाए तो ये एक प्रकार से डॉक्टर फास्टस के जो है रचना है क्रिस्टोफर मार्ले। तो इस तरीके से आप देखते हैं, ठीक है, डॉक्टर फास्टस नाम की रचना लिखी गई क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा। ये बात आप ध्यान रखें। तो ये भी एक नाटक है जो कि आप इसका मतलब कि वो दे सकते हैं। अब इसके बाद में एलिजाबेथन एज के बाद में कौन सा युग आता है अंग्रेजी साहित्य में? उसका नाम है जैकोबियन एज, यानी जैकोबियन युग, ठीक है, जैकोबियन एज या जेम्स युग भी कह सकते हैं कहीं कहीं, ठीक है। तो इसकी अगर बात की तो इसका टाइम पीरियड 1603 ईस्वी से लेकर के और 1625 ईस्वी तक का समय काल जो रहा है वो रहा है जैकोबियन पीरियड अंग्रेजी साहित्य में, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसमें जो नाटक का जो थीम रहा, किन विषयों पर नाटक पर जोर दिया गया, जैसे भ्रष्टाचार पर यानी करप्शन पर, ठीक है, फोकस किस पर किया गया? फोकस ऑन करप्शन, यानी करप्शन पर नाटक लिखे गए। इसके अलावा अंधकार में विषय यानी कि डार्क थीम वाले नाटक लिखे गए, जिसमें कोई थीम का भी पता नहीं चल रहा कि किस थीम पर नाटक है, नाटक की थीम ही नहीं पता चल रही थी। इसके अलावा प्रतिशोध पर भी नाटक लिखे गए, त्रासदियों पर नाटक लिखे गए, यानी कि रिवेंज ट्रेजेडीज, ठीक है, यानी कि त्रासदी जो प्रतिशोधात्मक त्रासदी थी उन पर भी जोर दिया गया, ठीक है। और इस तरीके से नाटक का ये विकास यहाँ पर आप देखते हैं जैकोबियन युग में भी नाटक के कई पहलुओं पर चर्चा होती है। तो इस तरीके से आप देखते हैं नाटक एक जबरदस्त तरीके की विधा बन करके सामने आती है और इस पर बहुत सारी चीज लिखी गई। इसके बाद अच्छा फेमस जो नाटककार इस समय के थे, इस युग के जैकोबियन पीरियड के, उसमें जैसे कि आप देखते हैं बेन जॉनसन नाम के नाटककार है, ठीक है, बोल पोने नाम की रचना, ठीक है, ऐसे ही जॉन बेवेस्टर नाम के नाटककार हैं, द डचेस ऑफ माल्फी, द डचेस ऑफ माल्फी नाम की रचना लिखते हैं जॉन बेवेस्टर। ये दोनों रचनाएं आप लिख सकते हैं, प्रसिद्ध नाटककार हैं, ठीक है, बेसिकली जैकोबियन पीरियड की। मतलब की जो जैकोबियन पीरियड है, ठीक है, जैकोबियन पीरियड के बाद जैकोबियन पीरियड के बाद में आप देखते हैं अगला कौन सा युग आता है इंग्लिश लिटरेचर में? अगला युग आता है बाबू, उसका नाम है रेस्टोरेशन एज, ठीक है, रेस्टोरेशन एज यानी कि पुनर्स्थापना युग जो आप कह सकते हैं इसको। इसका पीरियड जो है 1660 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक का जो समय काल रहा है वो रहा है। इस दौरान नाटक का जो एक प्रकार से विषय रहा, इस समय नाटक में कौन सा विषय लिखा गया? उच्च वर्ग के सामाजिक जीवन पर व्यंग्यात्मक नाटक लिखे गए इस दौरान, ठीक है, यानी कि हिस्टेरिकल प्लेज ऑन अरिस्टोरिक लाइफ, ठीक है, यानी कि सामाजिक जो उच्च वर्ग था उसके समाज जीवन पर व्यंग्यात्मक नाटक लिखे गए। फेमस प्ले राइट्स यानी प्रसिद्ध नाटककार जो इसमें रहे हैं, जैसे विलियम कॉनग्रीव, ठीक है, विलियम कॉनग्रीव द वे ऑफ द वर्ल्ड नाम की रचना लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ही दूसरे नाटककार हैं अल्फ्रा बेन। अल्फा बेन की अगर बात की जाए, अफ्रा बेन, तो अफ्रा बेन का नाटक कौन सा है? द रोवर नाम का नाटक लिखा है इन्होंने। ये सब रचनाएं जो है इस समय की हैं। इसके बाद में आप देखते हैं मॉडर्न एज आता है जो नाटक का, वो नाटक का मॉडर्न एज कौन सा है आप समझने का प्रयास करेंगे। इस समय के नाटक में मॉडर्न एज में आधुनिक युग जिसको आप कहते हैं, उसका समय काल रहा है 1890 ईस्वी से लेकर के प्रेजेंट डे तक, यानी कि वर्तमान तक या आज तक कह सकते हैं। 1890 से लेकर के आज तक का जो समय काल है आधुनिक युग अंग्रेजी साहित्य में जाना जाता है नाटकों का, ठीक है। तो इसमें एक नाटक का इतिहास भी आप पढ़ पा रहे हैं। इस समय के नाटकों के में विशेष ध्यान किस पर दिया गया? एक्सप्रेशनिज्म का उदय जर्मनी में हुआ इसी दौरान, ठीक है। एक मैं अभी तक उदाहरण के रूप में समझा रहा था, अब ये जो है आप देखते हैं एक्सप्रेशनिज्म या एक्सप्रेशनिस्ट नाटक जो है बेसिकली इसी दौरान 1890 के बाद से ही इसी दौरान इसी युग में लिखे गए आधुनिक युग में, यानी एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा जो हम पढ़ने वाले हैं या जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं उसका इतिहास, तो ये ड्रामा का इतिहास मैंने पूरा आपको बता दिया इसी के साथ। और अब जाकर के इसका उदय हुआ, ठीक है, राइज ऑफ एक्सप्रेशनिज्म इन जर्मनी, जर्मनी में इसका उदय होता है 20वीं शताब्दी में, यानी 1890 शुरू हुआ, 10 साल बाद 11 साल बाद शुरू हो गया। सामाजिक मनोवैज्ञानिक और अस्तित्वगत संकट पर ध्यान दिया गया इन नाटकों में, यानी फोकस किस पर किया गया? सोशल
साइकोलॉजिकल एंड मतलब एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस, इस पर ध्यान दिया गया। ठीक है, अस्तित्वगत संकट जो होता है यानी कि अस्तित्व खतरे में है, ऐसे संकट पर तमाम नाटक लिखे गए। फेमस एक्सप्रेशनिस्ट जो प्ले राइटर्स हैं, प्रसिद्ध नाटककार हैं, जो एक्सप्रेशनिस्ट नाटककारों में मुख्य रूप से शामिल हैं, उनमें कई सारे लोगों का नाम है। जैसे कि अगर मैं देखूं तो इसमें सबसे पहला नाम आता है जॉर्ज काइजर का। जॉर्ज काइजर बड़े फेमस विद्वान हैं। जो पहली परिभाषा मैंने आपको बताई थी, शायद इन्हीं ने उस परिभाषा को दिया है। जॉर्ज काइजर की अगर बात की जाए, इनकी रचना का नाम है फ्रॉम मॉर्न टू मिडनाइट, यानी फ्रॉम मॉर्न टू मिडनाइट नाम की रचना जॉर्ज काइजर की है, जो कि एक एक्सप्रेशनिस्ट नाटक की श्रेणी में पहला नाटक मान सकते हैं या फिर एक जबरदस्त नाटक मान सकते हैं। दूसरा नाटककार है, उसका नाम है अर्नेस्ट टोलर। अर्नेस्ट टोलर की अगर बात करें, अर्नेस्ट टोलर की रचना है मैन एंड द मॉसेस, यानी मैन एंड द मॉसेस नाम की रचना को लिखा किसने? एक नाटक है, एक्सप्रेशनिस्ट नाटक है ये, इसको लिखा अर्नेस्ट टोलर नाम के विद्वान ने। और इस तरीके से आप इसका भी उदाहरण नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा आप देखेंगे अगला जो नाटककार है, उनका नाम अगर मैं आपको बताऊं तो आप एक उदाहरण के रूप में इसको लिख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न आपसे पूछ सकता है तिलक गुत्रे में कि एक्सप्रेशनिस्ट नाटककार के नहीं 4 एक्सप्रेशनिस्ट नाटककार के नाम लिखे। ठीक है, राइट द 4 एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामास जो है प्ले राइटर्स, ऐसे आपसे पूछ सकता है, तो आप क्या करेंगे? तो आप इन सभी का नाम लिख सकते हैं। इसके अलावा अगले विद्वान आपके हैं यूजीन ओनील। यूजीन ओनील की रचना का नाम है द इंपीरियर जोन्स। द इंपीरियर जोन्स नाम की रचना किसने लिखी? यूजीन ओनील नाम के विद्वान ने लिखी। ये भी बड़े फेमस नाटककार हैं, जो कि एक अभिव्यक्तिवादी नाटककार में आते हैं, एक्सप्रेशनिस्ट नाटककार के रूप में शामिल है। और चौथी बात यह है एल्मर राइस सॉरी, एल्मर राइस की अगर बात की जाए, इनकी रचना है द एडिंग मशीन, यानी द एडिंग मशीन नाम की रचना लिखी। इस तरीके से 4-5 उदाहरण आप लिख सकते हैं। एक्सप्रेशनिस्ट नाटककार है जो ब्लैक कलर से हमने लिख रखा है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मैंने प्रोसेस बता ही दिया है, सब पीडीएफ आपको मिल जाएगा, परेशान नहीं होगी। इसकी विशेषताएं हेडिंग डालिएगा, एक्सप्रेशनिस्ट नाटककार की मतलब नाटक की विशेषताएं, यानी कि फीचर्स ऑफ एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा। हेडिंग डालिएगा, लिखेंगे विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा। देखिए सबसे पहली विशेषता इसकी क्या है? सबसे पहली विशेषता प्रतीकात्मकता, यानी कि सिंबोलिज्म। इसमें क्या होती है बेटा? प्रतीकात्मकता आपको झलकती है। ठीक है यानी कि स्टेज एलिमेंट्स सिंबलाइज डीपर इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्टेट्स, यानी कि मंच के तत्व, स्टेज एलिमेंट्स मंच के तत्व सिंबलाइज डीपर गहरी भावात्मक, इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्टेट्स, यानी कि भावात्मक या मनोवैज्ञानिक स्थितियों का प्रतीक होते हैं। ठीक है, सिंबलाइज डीपर किसके प्रतीक होते हैं? गहरी भावात्मक या मनोवैज्ञानिक स्थितियों का प्रतीक होते हैं। स्टेज एलिमेंट सिंबॉलिक डीपर इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्टेजेस। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात। तो पहली विशेषता क्या है? प्रतीकात्मकता, सिंबोलिज्म पाया जाता है एक्सप्रेशनिस्ट नाटककार के अंदर, या एक्सप्रेशनिस्ट नाटकों की विशेषता पहली क्या है? सिंबोलिज्म। ठीक है, दूसरी विशेषता आप नोट डाउन करिए बेटा। दूसरी विशेषता क्या होती है? विकृत मंच सज्जा, यानी इसकी मंच सज्जा जो होती है विकृत होती है। डिस्ट्रॉयड स्टेज क्राफ्ट, यानी कि सेट्स एंड प्रोप्स आर अनरियलिस्टिक एंड एक्सगेरेटेड, यानी कि इसमें जो होता है, जो सेटिंग है या वस्तुएं हैं अवास्तविक और अतिरंजित होती हैं। इसमें एक प्रकार से बिखराव होता, कोई एक व्यवस्थित नहीं होता है। तो एक मंच सज्जा जो विकृत मंच सज्जा है, यानी कि इसमें जो मंच सज्जा है वो जैसे अन्य नाटकों में होती एकदम सजा एकदम से सिस्टमेटिकल वे में रहता है, या एकदम से क्या रहता है, एकदम सिस्टम से रहता है, सुव्यवस्थित रहता है, तो वैसा आपको इसमें नहीं दिखेगा। इसमें बिखराव दिखेगा और तमाम सारी चीजें इधर उधर आपको बिखरी हुई मिलेगी, यानी कि एक विकृत सज्जा आपको यहाँ पर देखने को मिलती है इस नाटक। तीसरी विशेषता एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा की ये होती है अस्वाभाविक संवाद, यानी कि अननेचुरल डायलॉग्स, यानी इसका जो संवाद होता है वो
अस्वाभाविक भी होता है, इसकी विशेषता है। यानी इसमें क्या होता है, खंडित काव्यात्मक और ऊंचे स्वर वाले संवाद होते हैं, यानी कि इरिगमेंटेड पोएटिक एंड लाउड डायलॉग्स, यानी कि खंडित और काव्यात्मक या ऊंचे स्वर वाले संवाद होते हैं। ठीक है, ऊंचे स्वर वाले संवाद होते हैं और खंडित होते हैं, ज्यादा उसमें जो है लाग लपेट की बातें नहीं होती हैं, नियम कायदा ज्यादा नहीं, ग्रामर नहीं फॉलो होता ज्यादा। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथी विशेषता है अति, मतलब आंतरिक संघर्ष पर जोर देता है। फोकस ऑन इनर कॉन्फ्लिक्ट, फोकस ऑन इनर कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि आंतरिक संघर्ष पर यह नाटक जोर देता है। एक्सप्रेशनिस्ट नाटककार की सबसे बड़ी विशेषता जो होती है वो यही होती है, वो आंतरिक संघर्ष पर जोर देता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसकी क्या है, करेक्टर्स रिप्रेजेंट इनर साइकोलॉजिकल टर्मोइल, यानी कि पात्र जो होते आंतरिक मनोवैज्ञानिक उथल पुथल को दर्शाते, जो उनके मन में इमोशनली चीजें कनेक्टेड है, फिजिकली नहीं। इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल चीजें जो है, जो उनके मन में उथल पुथल मचा रही, उसको एक प्रकार से रिप्रेजेंट करना होता है, उसको मंचित करना होता है। ठीक है, वो एक्सप्रेस, मतलब कि जो उनका जो चेहरे का हाव भाव है वो सब दिखता है, प्रतीकात्मकता चीजें दिखती है। ये चीज इसकी चौथी विशेषता। पांचवी विशेषता क्या है इसकी, पांचवी विशेषता होती बेटा तकनीकी प्रयोग, यानी टेक्निकल इनोवेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा में टेक्निकल इनोवेशंस एक विशेषता के रूप में काम करती है। स्ट्रॉन्ग लाइटिंग, साउंड्स एंड स्टेज मशीनरी फॉर इफेक्ट्स, यानी कि अजीब प्रकाश होता है। ध्वनि और मंच तकनीक का उपयोग भी इसमें होता है, यानी कि इसका जो प्रकाश होता है वो कई कलर का, कई मिलावटी हो सकता है। ध्वनि और मंच टेक्निक जो होती है कुछ अलग टाइप की होती है, उसमें नवाचार होता है, इनोवेशन होता है। ये सब चीजें आपको दिखती हैं यहाँ पर। इसके अलावा गंभीर विषय, सीरियस थीम्स इसकी होती हैं। ठीक है, इस वजह से अलगाव की थीम, यंत्रीकरण हो गया, अस्तित्ववाद पर जोर देते हैं, यानी कि बेसिकली कहे तो जो है एलिनेशन, मैकेनिज्म एंड एक्सिस्टेंशनलिज्म डोमिनेट इसमें आपको दिखाई पड़ता है, यानी कि अलगाव, यंत्रीकरण और अस्तित्ववाद पर जोर दिया जाता है। ठीक है, गंभीर विषय, सीरियस थीम होती है। इसकी विशेषता क्या है, सीरियस थीम पर आधारित होते हैं एक्सप्रेशनिस्ट नाटक जो होते हैं, एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा। विशेषताएं भी आपके समझ में आ गई होंगी। अब इसके सिग्निफिकेंस यानी महत्व को समझते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा, पहले इसकी महत्व देखिए। पहला महत्व क्या है बेटा, नई रंगमंची दृष्टि, न्यू थिएटरिकल विजन, यानी कि ब्रोक फ्रॉम रियलिज्म एंड इंस्पायर्ड मॉडर्न थिएटर, यानी यथार्थवाद से अलग होकर के आधुनिक रंगमंच को ये प्रेरित किया है इसने, यानी जो मॉडर्न एक प्रकार से जो थिएटर है उनको आगे बढ़ाने में जो एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा रहा है उसने मदद करी है। ये विशेषता है, मतलब ये इसका महत्व है। दूसरा महत्व है मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन, यानी इसमें क्या हुआ, जटिल भावनाओं और चिंताओं की खोज करी गई, मनुष्य के अंदर जो विद्यमान रहती है, जटिल भावनाओं और चिंताओं की खोज की नाटक के द्वारा। एक्सप्लोर्ड कॉम्प्लेक्स इमोशंस एंड एंजाइटीज, ठीक है, इसका एक प्रकार से क्या हुआ, इसका एक प्रकार से खोज हुआ या इसके समझने में मदद मिली इस प्रकार के नाटकों के आ जाने से। तो ये भी एक महत्व है, एक सिग्निफिकेंस है। तीसरा सिग्निफिकेंस या महत्व ये है एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा का, सामाजिक आलोचना यानी सोशल क्रिटिक, यानी कि औद्योगिक समाज के अमानवीय प्रभाव की आलोचना भी इसमें की जाती है, यानी कि क्रिटिक्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटी डिह्यूमनाइज्ड इफेक्ट्स। ठीक है, ये भी एक इसकी जो है सिग्निफिकेंस लिख सकते हैं। आधुनिक आंदोलनों का आधार बना, फाउंडेशंस फॉर मॉडर्निज्म, यानी कि एब्सर्ड और एपिक थिएटर को प्रभावित किया इसने। ठीक है, जो एक प्रकार से इन्फ्लुएंस्ड अब्सर्ड एंड एपिक थिएटर को प्रभावित किया किसने, जो ये एक प्रकार से एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा है, इसकी वजह से ऐसे थिएटर का विकास हुआ। पांचवा इसका महत्व ये है ग्लोबल इंपैक्ट, यानी कि ये एक प्रकार से क्या जर्मनी से बाहर फैल करके अमेरिका या अमेरिकी नाटककारों को भी प्रभावित किया, क्योंकि जर्मनी में शुरू हुआ ये नाटक का उदय, लेकिन इसने अमेरिका यूरोप के सभी कंट्रीज को प्रभावित किया। ठीक है, यानी कि इंस्पायर्ड बियॉन्ड जर्मनी इम्पैक्टिंग अमेरिकन प्लेराइट्स लाइक यूगेन, यानी कि इसने किसको प्रभावित किया, यूजीन ओनील को,
यूजीन ओनील जो है इनको ये इन्होंने प्रभावित हुए इससे, इन नाटकों से। इनके जैसे मतलब अमेरिका में भी नाटककार लिखने लगे, ऐसे नाटकों का प्रचलन बढ़ता गया इन नाटकों के उदय होने से जर्मनी में। तमाम प्रकार के सिग्निफिकेंस रहे हैं। अब एक अभी तक आपने चीजों को जो समझा उसका एक क्विक रिवीजन आपके लिए तैयार किया गया, ताकि आप अभी तक जो आपने पढ़ा एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा के बारे में उसको एक बार फिर से रिकॉल कर पाए। देखिए इसमें क्या, सबसे पहली बात आपने परिभाषा समझी। परिभाषा क्या है इसकी? देखिए भावात्मक अनुभव और यथार्थ चित्रण इसमें होता है। तो चित्रण जो होता है यथार्थ होता है, और भावात्मक अनुभव आपको यानी कि जो इमोशनल चीजें हैं वो प्रकट करी जाती है जनता के समक्ष। इसका विकास जो है पहले जर्मनी में शुरू हुआ, मतलब कि 1900 ईस्वी के बाद से, यानी कि 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ। इसका फैलाव जो है अमेरिका और यूरोप में फिर इसके बाद में होता गया। ठीक है, इसके बाद में मैंने क्या बताया, प्रमुख नाटककारों में जैसे जॉर्ज काइजर, अर्नेस्ट टोलर, यूजीन ओनील, ऐसे नाटककार जो है ये एक्सप्रेशनिस्ट प्ले राइटर्स है। ठीक है, इसके अलावा विशेषताओं की अगर बात की तो प्रतीकात्मकता इसमें होती है, विकृत मंच शैलीयता और आंतरिक संघर्ष भी इसमें आपको दिखाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखेंगे आप इसका जो महत्व की बात की जाए तो आधुनिक रंगमंच की प्रेरणा और सामाजिक आलोचना भी इसको, ये मतलब कि सामाजिक आलोचना के लिए भी जिम्मेदार है। इस तरीके से आपने इन चीजों को देखा और समझा। तो ये शुक्ला डिपार्टमेंट के द्वारा जो है प्रेजेंटेड किया गया, प्रस्तुत करता आपकी समझ में पढ़ा ही रहा हूँ, तो इस तरीके से आपको चीजें मिल जाएंगी। इसका पीडीएफ पूरा मिल जाएगा, ऐसे चैप्टर 1 का, 2 का, 3 का सबका मिल जाएगा। और नेक्स्ट चैप्टर जो आपका आएगा उसमें हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में, एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा आपका हो ही गया। अब बच्चा आपका ड्रामा ऑफ आइडियाज, ड्रामा ऑफ आइडिया हो गया, या पोएटिक ड्रामा, क्लोजर ड्रामा, द प्रॉब्लम प्ले, थीम ऑफ ऑब्जर्व, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, यानी कि ड्रामा ऑफ आइडियाज के बारे में चर्चा करेंगे हम, ड्रामा ऑफ आइडियाज। अगला चैप्टर जो होगा ड्रामा ऑफ आइडियाज का होगा। ठीक है, और अगला चैप्टर होगा आपका पोएटिक ड्रामा। ठीक है, फिर होगा क्लोजर ड्रामा। हो सकता है पोएटिक ड्रामा एंड क्लोजर ड्रामा एक वीडियो में पढ़ा दूं मैं, और द प्रॉब्लम प्ले एंड थिएटर ऑफ ऑब्जर्व, इन दोनों को एक वीडियो में पढ़ा दूं। ठीक है, मैं अपने हिसाब से पढ़ाने का प्रयास 2-3-4 वीडियो के माध्यम से पूरी यूनिट आपकी समाप्त हो जाएगी। फिर एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या एलिमेंट्स होते हैं ड्रामा के, उसमें पूरा मैं समझाने का प्रयास करूंगा। फिर उसके बाद में लिटरेरी टर्म्स ऑफ ड्रामा, दोनों यूनिट्स का 3-4 चर्चा कर लेंगे। यानी आप कहेंगे अगर अंग्रेजी आपकी अच्छी लग रही है मेरी जो पढ़ा रहा हूँ जिस शैली में, तो आप बताएं, मैं इसके लिए और वीडियोस बनाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। ऐसे ही और भी सब्जेक्ट की वीडियोस आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।